प्रिय छात्रों, आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में मैंने किरचॉफ के नियम को शामिल किया है। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परपथ, और इसमें जो सबसे पहले हेडिंग है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे वो है वैद्युत सेल, और वैद्युत सेल में है परिभाषा देखेंगे, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करती है या परिवर्तित करती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे आप देखते हैं कि आपके घर में जो घड़ियाँ लगी रहती हैं, रिमोट लगी रहती हैं टीवी वगैरह के, उसमें जो सेल डाला जाता है, जो सेल पड़ता है, ठीक है, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो एपरेटस आपका चलता है। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहले वाले को कहते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल। ठीक है, अब इनके दोनों की अलग अलग क्वालिटी क्या है, इनके कार्य करने के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। तो प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल्स वे होते हैं जिन्हें निरावेशित होने पर पुनः आवेशित नहीं किया जाता। ठीक है, प्राथमिक सेल आपकी कहलाती हैं। निरावेशित होने से मतलब है कि वो काम करना बंद कर दे। ठीक है, वो काम करना बंद कर देगा। ओके, तो कहा जाएगा कि वो कैसा हो गया, डिस्चार्ज हो गया, निरावेशित हो गया है, और उसको आप पुनः आप उसको आवेशित नहीं कर सकते। जैसे शुष्क सेल हो या डनियल सेल इसके उदाहरण हैं, तो इनको आप उदाहरण में लिखेंगे। इसी तरह से द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल पर आप आ जाएं तो परिभाषा देख लीजिए कि वे सेल जिन्हें निरावेशित होने पर पुनः आवेशित किया जा सकता है, आपका द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल या नीफे सेल, निकल और फेरिक का। ठीक है ना, तो इसमें जो इसका उदाहरण कहेंगे सीसा संचायक सेल का, जो घर में आपके बैटरी लगा रहता है। ठीक है, आप बैटरी लेते हैं, नंबर ऑफ सेल्स उसमें लगे रहते हैं, इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, ये घर में क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई को जारी करता है। और इसमें ये है कि इसके एक बार डिस्चार्ज हो जाने पर पुनः इसको आप चार्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब जब लाइट चली जाती है तभी अपनी पावर आपके घर की सप्लाई को देने लगता है। ठीक है, अपनी एनर्जी ख़त्म करने लगता है। अब मान के चलिए 12 घंटे तक आपकी लाइट नहीं आती या 24 घंटे तक लाइट नहीं आती है, तो क्या होता है, फिर ये वीक होने लगता है और फिर ये धीरे धीरे क्या कर देता है, बंद हो जाता है। आवाज़ भी सुनी होगी, आवाज़ आने लगती है। ठीक है ना, तो फिर ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसका मतलब ये था कि इसने जितनी एनर्जी स्टोर करी थी वो सभी एनर्जी आपकी खर्च हो चुकी है, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल चुकी है। अब पुनः लाइट आने पर, पुनः विद्युत आने पर क्या होगा, फिर से चार्ज होगा, यानी पुनः से आवेशित होगा और दोबारा से काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये आपका द्वितीयक सेल का उदाहरण है, जिसे हम सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल कहते हैं। तो इसको सीसा संचायक सेल इसका नाम है। अब बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में। तो एक सर्किट उससे पहले मैं आपको बनाना चाहूँगा। हम प्रतिरोध को इस तरीके से दिखाते हैं, और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर लगाया जाता है। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं सभी लोग। और इसको अगर हम किसी एक सेल से कनेक्ट करें, यानी एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन को कनेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ कुंजी या की सहायता से कनेक्ट करें, तो इस तरीके से उसे कनेक्ट करेंगे। और साथ में इसके एमीटर लगाया जाता है। यहाँ पर एक एमीटर धारा नापने के लिए, धारा मापी एमीटर आपने यहाँ पर यूज़ किया। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो वोल्टमीटर है वो हमेशा आपका समांतर क्रम में लगाया जाता है, और जो आपका एमीटर है ये आपका श्रेणी क्रम में यानी सीरीज़ में लगाया जाता है। यहाँ पर ये केवल एक सेल लग रहा है। अब यहाँ पर जो सेल है उसका जो पोटेंशियल है वो ई से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, ई से जो इतना भी चार्ज इस पूरे सर्किट में आपको विद्युत धारा का प्रवाह करना है। हमेशा विद्युत धारा को जो दिखाना होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाना होता है, पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर। तो यहाँ से जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो इस सेल सहित पूरे सर्किट में होगा। ठीक है, पूरे सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या आवेश का प्रवाह हो रहा है। इसी तरह से अगर से केवल प्रतिरोध आर की बात की जाए तो उसके सिरों पर जो पोटेंशियल होगा वो वी के बराबर है। और यहाँ पर अगर इसके प्रतिरोध के सिरों पर पोटेंशियल लिखा है तो V = I × R के बराबर होगा। यहाँ पर E और V की अगर बात करें तो E और V दोनों एक ही राशियाँ हैं, लेकिन अंतर क्या है कि E जो है वो उस आवेश को पूरे परपथ में प्रवाहित कर रहा है, जबकि V जो है वो केवल प्रतिरोध R में ही उस विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा है। तो ये मुख्य डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि E का जो मान है, कैपिटल E का मान जो है वो V से हमेशा ज़्यादा होगा। परिभाषा देख लेते हैं। तो अब किसी परपथ में एकांक आवेश को सेल प्रवाहित करने में सेल सहित, ठीक है, सेल सहित किया गया कार्य आपका सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी परपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित किया गया कार्य W हो, तो यहाँ से फॉर्मूला बना लेते हैं। W अगर उस पूरे परपथ में जो प्रवाहित करने में कार्य कितना है, W है, और एकांक की बात करते हैं तो Q से भाग लगा दीजिए। ये किसके बराबर हो जाता है, E के बराबर हो जाता है। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं। दिस इज E आपके किसके हो जाएगा, W/Q। तो यहाँ से मात्रक की बात करें तो W का जो मात्रक है वो आपका जूल होगा, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और यानी जूल प्रति कूलाम बोलें, या फिर इस पूरे को हम बोल सकते हैं वोल्ट। ओके, वोल्ट और वाट में अंतर है, ध्यान रखिएगा। वोल्ट और यहाँ पर
वाट, ठीक है। तो वाट का मतलब शक्ति से होता है, जबकि यहाँ पर जो बात की गई है वो विद्युत भागबल की बात की गई है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर कैपिटल ई से आप प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसका सीधा मतलब है कि यह ऊर्जा है पूरे सर्किट में, यानी पूरे परपथ में, जिसमें शेल भी आपका शामिल है, उस परपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तीसरे पे देखिए, नंबर 3 पे आप लिखेंगे टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर का मतलब है जैसे आर के सिरों पर जो आपने विभवांतर नापा, नहीं कोई से भी दो बिंदु ले लिए जाएं, किसी भी परपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं के बीच में टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो वी का मान है वो केवल आर तक है। जैसे मैंने भी बताया आपको, ई का मान क्या होगा, आर से वी से बड़ा होगा, क्योंकि ई पूरे परपथ में प्रवाहित कर रहा है, जबकि वी केवल इस छोटे से भाग में दो बिंदुओं के बीच उस आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप ये मान लें कि इस सूक्ष्म भाग में जिसमें आर, जिसको हम कह रहे हैं, इसमें आवेश को प्रवाहित करने में किया गया डब्ल्यू डैश है, यहाँ से डब्ल्यू डैश से दिखा दो, ठीक है ना। तो इसको आप लिख भी देंगे कि माना क्यू आवेश को दो बिंदुओं के प्रवाहित करने में किया गया कार्य आपका डब्ल्यू डैश हो, तो टर्मिनल विभवांतर V इक्वल्स टू आपके किसके बराबर होगा, डब्ल्यू डैश अपॉन क्यू के बराबर होगा। यहाँ से इसका मात्रक वही रहेगा, जूल प्रति कूलम, क्योंकि आवेश को प्रवाहित करने में वहाँ ज़्यादा काम है और यहाँ पर कम काम है, लेकिन कम या ज़्यादा होने से मात्रक थोड़ी ना बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जूल प्रति कूलम, और या फिर इसको सीधा मात्रक वोल्ट। तो ई और बी दोनों एक ही जैसे हैं। अब बात करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। तो जैसे सेल को कभी आपने अगर देखा हो, ठीक है, आपके घर में जो बैटरी रखी है उसमें आप समय पड़ने पर डिस्टिल वाटर भी डालते हैं उसके अंदर कभी कभी, ठीक है ना। तो वहाँ पर उस सेल के अंदर कभी आपने देखा हो तो आपको उसके अंदर देखें कि बहुत सारी प्लेटें, इस तरीके से प्लेटें एक दूसरे के पास पास लगी रहती हैं, इनका क्षेत्रफल भी होता है, इन प्लेटों के बीच की दूरी भी होती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल होगा, उनके बीच की डिस्टेंस दी दे रखी होगी, ठीक है। साथ में जो लिक्विड पड़ा हुआ, जो जिसको आप सामान्य भाषा में तेजाब बोलते हैं या घोल कहते हैं, ठीक है, उस घोल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सांद्रता जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं। ये आपका विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, ठीक है। तो इसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा देखेंगे कि सेल के घोल के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल आर से दिखाते हैं। प्रैक्टिकल जो किया गया है प्रयोगों के आधार पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वो किस किस बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले उन प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, यानी दूरी जितनी ज़्यादा होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, अगर आप कोई सेल बना रहे हैं तो क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि उनके प्लेटें जो लगी हैं उन प्लेटों के बीच की दूरी कम से कम हो। इसको कम से कम करोगे तो ये भी कम से कम होगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ये सेल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल ए के व्यतिक्रमानुपाती होता है, एरिया के व्यतिक्रमानुपाती है, ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनल ए, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना उसका प्रतिरोध कम होगा। तो अगर आपको प्रतिरोध बनाना है, सेल बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक से अधिक रखेंगे, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम से कम हो। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यह सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होता है, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू अगर सी उसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लें तो सांद्रता अगर बढ़ेगी, जितना गाढ़ा होगा उतनी उसकी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। तो हमको एक ऐसा सेल बनाना है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध कम से कम रहे। भाई हम रुकावट क्यों डालना चाहेंगे, विद्युत धारा को आसानी से फ्लो करने दीजिए, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये तीनों बातें आपको लिखनी है, याद करनी है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध इन तीन बातों पर किस किस तरह से निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि टर्मिनल विभवांतर V, विद्युत भागबल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R में क्या संबंध है, ठीक है। तो इसका संबंध जो है काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले यही है कि सर्किट डायग्राम आप बनाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अब दो जगह कार्य किया जा रहा है, ठीक है। एक काम कहाँ हो रहा है, अगर कुल कार्य की बात की जाए, मतलब सेल का कुल कार्य निकाल लें, पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखना है आपको। तो यह संबंध हो जाएगा यहाँ तक, प्रतिरोध की हेडिंग डाल देंगे आप, नंबर 5 वाली, टर्मिनल विभवांतर V, आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। इससे हेडिंग को थोड़ा बड़ा ब्लैक पेन से लिखा करिए और अंडरलाइन किया करिए। आगे लिखेंगे, माना किसी सेल का विद्युत भागबल E है तथा आंतरिक तथा बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा जाता है। तो बाह्य प्रतिरोध के साथ में आपने कैपिटल R के साथ में से जोड़ दिया, और इसके श्रेणी क्रम में अमीटर, तो श्रेणी क्रम में अमीटर हो गया जैसे मैंने बताया आपको, और समांतर क्रम में आपको एक वोल्टामीटर कनेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर आपने सेल लगा दिया, सेल बैटरी लगा दी, ठीक है। बैटरी का मतलब नंबर ऑफ सेल, ठीक है। उसमें कई सारे सेल अगर ऐड कर दिए हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है।
तो अब इसमें आपको अगर टोटल कार्य निकाला जाए, पूरा कार्य कहाँ कहाँ होगा, सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध भी है स्मॉल आर एक ही हो गया, और बाहर प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया। विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो अब धारा इस प्रतिरोध में भी जाएगी और आंतरिक प्रतिरोध में भी जाएगी। तो इसका मतलब जो किया गया कार्य है वो दो जगह खर्च होगा। एक तो होगा आपका ये जो किया गया कार्य है डब्ल्यू बाह्य का मतलब कैपिटल आर में बह रही है, ठीक है ना, और प्लस डब्ल्यू आंतरिक या इंटरनल में लिख देता हूँ शॉर्ट में, है ना, यहाँ पर सब लिखा हुआ आंतरिक, आप लिख लीजिएगा पूरा। तो कैपिटल आर में अगर बह रही है तो उसमें बाह्य कार्य होगा, स्मॉल आर की बात करेंगे तो उस कहाँ पर होगा, वो आंतरिक कार्य होगा। तो अब इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू अपॉन वी से डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई के बराबर हो जाएगा। डब्ल्यू डैश आपने देखा था क्यू वी के बराबर लिया तो क्यू इंटू वी के बराबर होगा, ठीक। इसी तरह से क्यू वी डैश इसको मान लीजिए, दोनों तरफ से क्यू को कॉमन लेके काट दीजिएगा, ठीक है ना। अब आपके पास बचेगा ई इक्वल्स टू वी प्लस वी डैश। अब ज़रा यहाँ देखिए, ई इक्वल्स टू, अगर आप इसको वी लिखना चाहते हैं तो वी लिखा रहने दीजिए, प्लस वी डैश कितना है, स्मॉल आर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो धारा बह रही है आई और प्रतिरोध है उसका स्मॉल आर। तो इस तरह से ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, एक फार्मूला आपका ये हुआ। दूसरा फार्मूला अगर आपको लिखना है तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि वहाँ पर आपको वी का मान दिखाना होगा, ठीक है। वी किसके बराबर है, कैपिटल आर के सिरों पर जो विभवांतर है ना, कैपिटल आर के सिरों पर जो विभवांतर है उस विभवांतर को आप वहाँ पर दिखाएंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ई इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर से दिखा देंगे और ये प्लस होगा आई इंटू स्मॉल आर। यहाँ पर आप आई को कॉमन ले सकते हो, तो आई को जब कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पर एक फार्मूला था आपके पास ये हो गया ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, दूसरा फार्मूला हो गया आपके पास ई इक्वल्स टू आई और ब्रैकेट में आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आगे देखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें आप देख पा रहे हैं ई इक्वल्स टू ई प्लस आई आर मान लगा, तो यहाँ पर आई को आपने कॉमन ले लिया, ई इक्वल्स टू आई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। इसी तरह से धारा का मान अगर आपको केवल निकालना हो तो धारा का मान निकालने के लिए पूरा देख सकते हैं कि इसमें आप लगाएंगे, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अगर ई को देखा जाए तो ई है आपका कुल विद्युत वाहक बल और स्मॉल आर और कैपिटल आर आपके हैं कुल प्रतिरोध। तो इस तरह से धारा का ये फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं सेलों के संयोजन के बारे में। तो सेलों का संयोजन का मतलब है ये कॉम्बिनेशन, इसीलिए पहले मैंने आपको प्रतिरोधों का संयोजन थोड़ा सा दिमाग में डाल दिया था, ठीक है, इससे आप इसको समझने में आसानी कर सकें। अब बात करते हैं सेलों के संयोजन में। तो संयोजन की 3 विधियाँ यहाँ पर बताएंगे हम आपको। पहली लेंगे आपके श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन और तीसरा आपका लेंगे मिश्रित क्रम संयोजन। साथ ही साथ नोट करते चला करिए, एक बार में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। पहला पॉइंट देखेंगे श्रेणी क्रम समायोजन, ठीक है। श्रेणी का संयोजन में क्या होगा कि इसमें आपका सेल चलेगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध, फिर सेल, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर सेल, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इससे सारे डॉट डॉट करते हुए लास्ट वाला सेल बना दीजिए और उसका इंटरनल सेल, और इन सबको आप बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल आर के साथ में ऐड कर दीजिए। सबकी दिशाएं एक ही रखिएगा, पॉजिटिव से एक तरफ रहें, ठीक है ना। अब इसमें जो विद्युत धारा बहेगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहती है, तो यहाँ पे विद्युत धारा बह रही है आपकी आई। सब प्रत्येक का विद्युत वाहक एक समान है। तो जब आप एक ही क्रम में आप इनको जोड़ रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हो रही है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं सभी लोग, नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ पर ये सीधा क्रम है, ठीक है। तो इस क्रम में क्या होगा कि ये दोनों जो विद्युत वाहक हैं ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ऐड करेंगे तो इसमें मान के चलिए कि कितने सेल हैं, एम सेल लगे हुए हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, जो लिखना है कि माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक कैपिटल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसके जैसे एम सेलों को श्रेणी क्रम में लगाकर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ में जोड़ा जाता है। तब प्रपद में कुल विद्युत वाहक मतलब एम पदों तक आप इसको जोड़ दें, ई प्लस ई। अगर 2 सेल लगे होते तो कितना लिख देते आप इसको 2e के बराबर लिख देते। वहीं पर अगर 3 सेल ऐड होते तो आप क्या लिख देते 3 सेल कर देते। अब कितने कह रहे हैं, एम सेल कह रहे हैं, तो इसका टोटल विद्युत वाहक बल जो है वो कितना हो जाएगा, कुल विद्युत एम ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने लिखा कुल विद्युत वाहक बल आपका एम ई। और कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात की जाए तो कितना हो जाए भाई, आर भी तो सब श्रेणी क्रम में कनेक्टेड हैं, सभी आर जो दे रखे हैं वो सब किस में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो कनेक्शन है वो किस तरह से होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यहाँ पर आप R1 प्लस R2 प्लस कितने पदों तक, Rn पदों तक लेके आएंगे, ठीक है। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका, M इंटू आर के बराबर होगा। इसी को आपको यहाँ पर नोट करना है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना आ गया, M इंटू आर के बराबर आ गया। अब
फार्मूला वही अपनाइए कि I इक्वल्स टू टोटल विद्युत भागबल कितना था, ME के बराबर, तो ये ME हुआ, अपॉन टोटल प्रतिरोध, एक तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा हुआ और साथ में जो स्मॉल r लगे हुए हैं उन सब का टोटल कितना आ रहा है, MR आ रहा है। तो इस तरह से ये जो समीकरण आपके पास में है, ये समीकरण आपको देगी उस परपथ में बहने वाली कुल धारा। ठीक है, परपथ की पूर्ण धारा आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।